टाइटैन और टाइटैनिक दो अलग अलग नाम मगर किस्मत एक जैसी। 111 साल बाद हिस्ट्री फिर से रिपीट होती है। इतने बड़े इंसिडेंट के पीछे एक जिद्दी इंसान था। टूरिस्ट से 2 से 2.5 लाख रुपए लेकर भी 15 साल पुरानी गेमिंग रिमोट से इसे कंट्रोल किया जाता था। 3 साल पहले एक अमेरिकन बिजनेसमैन ने बार बार कंप्लेन की कि इसको बैन कर दिया जाए, बट इसकी किसी ने नहीं सुनी और फिर वही हुआ जिसका डर था। स्मार्ट टीवी की वीडियो में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, बहरी जहाज़ टाइटैनिक के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। आज से तकरीबन 111 साल पहले टाइटैनिक अपने साथ 1500 लोगों को लेकर डूब गया था और ये इंसिडेंट बन गया दुनिया की सबसे बड़ी हिस्ट्री। आज इतना वक्त गुजरने के बाद भी इस बात का पता नहीं चल सका कि आखिर टाइटैनिक क्यों डूबा था। आज के टाइम में टाइटैनिक का मलबा कनाडा से 700 किलोमीटर दूर एटलांटिक ओशन के बीच पड़ा है। टाइटैनिक के डूबने के बाद इस पर एक मूवी भी बनाई गई जो बहुत फेमस हुई। इसके बाद लोगों को इसे देखने का शौक बढ़ने लगा और इनका ये ख्वाब पूरा करती है एक अमेरिकन कंपनी। इस कंपनी ने एक ऐसा सबमरीन बनाया जो ठंडे पानी के बीचों बीच टूरिस्ट को टाइटैनिक के शिप के पास लेकर जाती है। दोस्तों, टाइटैन और सबमरीन में बैठकर जाने वाले लोगों की किस्मत बहुत ख़राब थी। 17 जून 2023 को इस सफ़र की शुरुआत होती है। प्लान के अकॉर्डिंग संडे के दिन सुबह 8 बजे टाइटैन को पानी में उतारा जाना था। देखिए दोस्तों, ये सबमरीन खुद से पानी में नहीं उतर सकती, बल्कि इसको शिप पर लोड करके ओशन के करीब रिलीज़ किया जाता है। इस शिप को मदरशिप का नाम दिया जाता है, जो सबमरीन को सिग्नल भी देता है और किसी इमरजेंसी की सूरत में इसकी मदद भी करता है। टाइटैन को बनाने वाले ने काफ़ी देर पहले अपनी गलती को तस्लीम किया था। एक इंटरव्यू के टाइम इसने बताया था कि इसने बाकी लोगों से कुछ अलग किया है। एक तो उसने सबमरीन का साइज़ बढ़ाने के लिए इसमें कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया था और दूसरी बात ये कि इसको कम से कम पैसों में बनाने के लिए पुराने पार्ट्स का इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि इस पूरे सबमरीन को कंट्रोल करने के लिए एक गेमिंग रिमोट का इस्तेमाल किया गया। टाइटैन के अगले सफ़र में टोटल 5 लोग शामिल थे। इसमें एक्शन हार्डिंग कंपनी के फाउंडेशन भी थे। उन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रैवल किया था। और दूसरे नंबर पर थे स्टोक ड्रॉन रश, जो कि ओशन गेट के CEO थे। रश ने ही टाइटैन को बनाया था और इस वक्त रश ही टाइटैन को ऑपरेट कर रहा था। ये इंसान बहुत ज़िद्दी था। इसको बार बार इन्वेस्टर ने मना किया कि सबमरीन को बनाते वक्त कार्बन फाइबर का इस्तेमाल न करे, पर इसने एक नहीं सुनी। इस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर ने इसका साथ देने से इनकार कर दिया। तीसरे नंबर पर थे पॉल हेनरी। उन्होंने भी टाइटैनिक के शिपरेप को विज़िट किया था। इस इंसान को टाइटैनिक के पार्ट्स के बारे में काफ़ी नॉलेज थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और इनका बेटा सलमान दाऊद इसमें शामिल थे। ये 5 लोग किसी मजबूरी से नहीं बल्कि अपने शौक़ को पूरा करने के लिए समंदर के इतने नीचे जा रहे थे जहां टाइटैनिक का मलबा पड़ा था। 1913 में टाइटैनिक के डूबने के बाद हर पॉसिबल कोशिश की गई कि मलबे को ढूंढ लिया जाए, पर वो नहीं मिला और फाइनली 1985 में इसका शिपरेप डिस्कवर हुआ। टाइटैनिक के मलबे को मिलने में 70 साल से ज़्यादा का टाइम लग गया, क्योंकि टाइटैनिक ओशन के सबसे डीप और डार्क हिस्से पड़ा था। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवाल छोड़ गया था कि हर कोई इसे देखना चाहता था। साइंटिस्ट का कहना है कि समंदर की गहराई में जाना स्पेस में जाने से ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसकी सबसे बड़ी वजह पानी का प्रेशर है। टाइटैनिक का मलबा ओशन में समंदर की सरफेस से 6 किलोमीटर यानी 3600 मीटर की दूरी पर पड़ा हुआ है। पानी की इस गहराई में पानी का प्रेशर 600 PIE होता है। इस प्रेशर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपकी उंगली पर 4 टायरों वाली बड़ी गाड़ी को रख दिया जाए। मतलब जो भी चीज़ समंदर में इतनी नीचे जाएगी वो अपने ऊपर इतना वेट बर्दाश्त करेगी। इस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक सबमरीन पर कितना पानी का प्रेशर होगा। फाइनली 18 जून दिन को 12 बजे सबमरीन को पानी में उतारा गया। जिस जगह इसको पानी में उतारा गया वहां से टाइटैनिक तक पहुंचने में इसे 2 घंटे लगने थे, बट पानी में उतरने के 1.5 घंटे बाद ही इसका मदरशिप से कनेक्शन टूट चुका था। यहाँ पर एक बात आपको काफ़ी शॉक लगेगी कि जहाँ आज के दौर में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, वहाँ टाइटैन को टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू पैगाम दिए जाते थे, मगर अब तो टेक्स्ट मैसेजेस से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। समंदर के नीचे सिग्नल्स का टूटना टाइटैन के लिए आम सी बात है, क्योंकि 2 बार पहले भी ऐसा हो चुका है। टाइटैन के मदरशिप ने इसे इग्नोर कर दिया। ये ट्रिप पूरे 7 घंटे का होना था।
شام کو 7 بجے ٹائٹین کو واپس آنا تھا، بٹ شام کے 7 بجے کے بعد جب ٹائٹین کا کوئی سگنل نہیں ملا تو اوپر کھڑی مدرشپ کے سٹاف میں ٹینشن شروع ہو گئی۔ تقریباً 9:30 پر USA اور کینیڈا کے اوشن سٹاف نے تلاش شروع کر دی۔ 2 دن کے بعد ہر طرح سے ٹرائی کرنے کے بعد ٹائٹین کی کوئی خبر نہیں ملی۔ اتنا ٹائم گزرنے کے بعد ٹائٹین اور اس میں سوار لوگوں کے ملنے کی امید بہت کم ہو چکی تھی۔ ٹائٹین کے اندر لگی آکسیجن کی کیپیسٹی صرف 4 دن کی تھی اور ابھی تک 3 دن گزر چکے تھے۔ ROVs کو ٹائٹین کے ملبے کے پاس بھیجا گیا۔ ROVs کو آپ سادہ لفظوں میں ڈرون کیمرہ سے کمپیئر کر سکتے ہیں۔ جیسے ہوا میں شاٹ کے لیے ڈرون کیمرہ یوز ہوتا ہے، ویسے ہی ڈیپ اوشن میں ROVs کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ROVs جب شپ ٹائٹین کے شپ ریپ کے پاس پہنچا اور وہاں جو ملا اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ROVs جب ٹائٹین کے پاس پہنچا تو اس نے ٹائٹین کی دم کا ایک حصہ ٹائٹین کے 1600 فٹ کی دوری پر پڑا ہوا دیکھا۔ یہ ٹائٹین کا وہی پارٹ تھا جس کے بیچ کاربن فائبر کا یوز کر کے اس کے سائز کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا۔ ٹائٹین جو کہ ٹائٹین کا شپ ریپ دیکھنے گئی تھی وہ خود بھی ایک ہسٹری بن کر رہ گئی۔ ٹائٹین کا یہ پارٹ ملنے کے بعد صاف ظاہر ہو چکا تھا کہ یہ سبمرین پانی کے پریشر کو برداشت نہیں کر سکی اور ٹائٹین کے پاس جا کر پھٹ گئی۔ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ سمندر کے اندر اتنی گہرائی میں پانی کا پریشر تو ہوتا ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے پتھر یا شارک جیسی کوئی بڑی چیز کے ٹکرانے سے یہ پریشر بہت بڑھ سکتا ہے۔ کچھ بھی ہو، بس ٹائٹین کے انسیڈنٹ کے سبب کا سب سے بڑا ریزن تھا اس کو بنانے والے کا اوور کانفیڈنٹ۔ اس بنانے والے کو کئی انجینئرز اور ماہرین نے کہا تھا کہ اس میں کاربن فائبر کا استعمال نہ کیا جائے، ورنہ ٹائٹین کے ڈسٹرائے ہونے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس میں جانے والے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئی ہوگی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اسمارٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔